अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्ला है और आज हम रिस्क एंड रिटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। ये रिस्क एंड रिटर्न की सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कि सेविंग्स क्या है और सेविंग्स क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या है और हम कैसे रिटर्न को मेजर कर सकते हैं। सेविंग्स बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आपके पास रिमेनिंग बच जाती है आपके खर्चे करने के बाद आपकी इनकम में से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है 50,000 और आपके एक्सपेंसेस हैं 40,000, तो 10,000 जो आपका रिमेनिंग बचेगा ये आपकी सेविंग्स हो सकती हैं। और सेविंग्स हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें। कुछ इमरजेंसी नीड्स के लिए भी सेविंग की जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर हमें फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम अपनी सेविंग्स को यूज करते हुए अपनी जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेव करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाती है। और इन्फ्लेशन एक फिनोमिना है जो हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। कोई भी इकोनॉमी इन्फ्लेशन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए इन्फ्लेशन लाजमी होगा। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो उससे हमारी सेविंग की वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी। इसलिए अमाउंट को सिर्फ सेव नहीं करना चाहिए, सेविंग के साथ साथ उसको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से हम अपनी सेविंग्स की वैल्यू को डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसको ग्रो भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या चीज है? अगर हम इसको डिफाइन करें, अ करंट कमिटमेंट ऑफ अ थिंग हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम in order to drive future payments that will compensate for the time the funds are committed, inflation and uncertainty of the future flow of funds। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेसिकली हमें कोई एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, कोई ऐसी चीज रिक्वायर्ड है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास कैश की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। और सेकंड थिंग इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट किसी टाइम फ्रेम के लिए की जाएगी। वो कोई 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 50 साल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई टाइम पीरियड उसमें इन्वॉल्व होगा। ये जितना कम से कम हो सके और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम उससे फ्यूचर पेमेंट्स गेट करेंगे। और फ्यूचर पेमेंट्स जो गेट करेंगे वो बेसिकली हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं इन 3 फैक्टर्स से: द टाइम द फंड्स आर कमिटेड, इन्फ्लेशन एंड रिस्क। बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी कंजम्पशन को फॉरगो करते हैं फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपया है, आप 10,000 रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली आप अपनी कंजम्पशन जो आप 10,000 से कर सकते हैं उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर अ फ्यूचर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपया 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, तो इट मीन्स कि आप 10,000 को 1 साल तक यूज नहीं कर सकते। वो जो आपने 1 साल तक अपनी वेल्थ को यूज नहीं कर सकते, उस चीज का जो रिवार्ड है, उस रिवार्ड को हम कहते हैं द टाइम द फंड्स आर कमिटेड। ये जो रिवार्ड है ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज कितनी है। अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी तो आप ज्यादा रिवार्ड डिमांड करेंगे, अगर कम अपॉर्चुनिटीज हैं तो आपका ये रिवार्ड भी कम हो जाएगा। सेकंड थिंग इसमें इंक्लूड है इन्फ्लेशन। हमें पता है कि हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आप उसके हिसाब से ज्यादा रिवार्ड डिमांड करेंगे, और अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो आपका रिवार्ड भी कम हो जाएगा। इसी तरह अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में पेमेंट मिले, हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे लॉस हो जाए, और डिफरेंट अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अगर अनसर्टेनिटीज ज्यादा होंगी आप ज्यादा रिवार्ड डिमांड करेंगे, अगर अनसर्टेनिटीज कम होंगी तो आप कम रिटर्न डिमांड करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न गेट करते हैं वो बेसिकली इन 3 फैक्टर्स से मिलकर बनता है: द टाइम द फंड्स आर कमिटेड, इन्फ्लेशन एंड रिस्क। नेक्स्ट स्टेप में हम रिटर्न को मेजर करेंगे कि कैसे हम रिटर्न को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज हैं और आप उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 1 ईयर,
और 1 साल के बाद आपको ये रिटर्न होगा 1,20,000। तो आपका रिटर्न क्या होगा? रिटर्न को मेजर करने के लिए हम 2 डिफरेंट फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड होल्डिंग पीरियड यील्ड। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमारी एग्जांपल में हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था फॉर 1 ईयर एंड 1,20,000 वाज रिसीव्ड एट मैच्योरिटी। So 1,20,000 is ending value of the investment and 1 lakh is the beginning value. So HPR is equal to 1,20,000 divided by 1 lakh 1.2। सेकेंड फार्मूला जो हम रिटर्न फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं इज होल्डिंग पीरियड यील्ड। होल्डिंग पीरियड यील्ड इज इक्वल टू HPR -1। इन कंटिन्यूशन टू द एग्जाम्पल हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1.2 था, तो उसके हिसाब से अगर हम होल्डिंग पीरियड यील्ड फाइंड करें तो देन holding period yield is equal to 1.2 minus 1, that is 0.20, that is 20%. So if we invest here, we will get 20% return after 1 year. So these are the two measures that we can use to compute return: holding period return and holding period yield. Return provides answer in times form, whereas holding period yield provides answer in percentages form. हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटीज देखते हैं कि क्या कम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर 2 years and received 80,000 at the maturity of the investment. What will be your return? तो इस केस में आपने इन्वेस्टमेंट की है 50,000, आपकी बिगिनिंग वैल्यू है, और 80,000 आपने जो रिसीव किया है एट मेच्योरिटी, ये आपकी एंडिंग वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 2 years है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है या 1 साल से ज्यादा होता है तो हमें अपने फार्मूला को एनुअल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड करेंगे और एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू रेज टू पावर 1/n। n यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में n 2 years हैं। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एंडिंग वैल्यू 80,000, बिगिनिंग वैल्यू 50,000, raised to power 1/2. The answer is 1.265. 1.265 टाइम्स। और जब हम इसी की बेसिस पे होल्डिंग पीरियड यील्ड फाइंड करेंगे तो उसके फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो फार्मूला वही रहेगा, HPR -1। सो HPR इज इक्वल टू 1.265 -1 इज इक्वल टू 26.5%। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 26.5% हम पहले साल भी हासिल करेंगे और दूसरे साल अगेन हम 26.5% गेट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। समटाइम्स जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिविडेंड भी रिसीव होता है, और अगर डिविडेंड रिसीव होगा तो देन फार्मूला अगेन एडजस्ट होगा, और उसको हम थर्ड एग्जांपल में देखते हैं। यू हैव परचेज्ड 100 shares of Nishat Mills Limited by paying ₹40 for each share. After 1 year, you sold all shares at ₹45.
ड्यूरिंग द ईयर यू रिसीव्ड ₹10 एज डिविडेंड पर शेयर, व्हाट विल बी योर रिटर्न। तो अगर हम डिविडेंड्स भी कंसीडर करें तो देन हमने रिटर्न फाइंड करना है। तो अगेन हम HPR और HPY फाइंड करेंगे, लेकिन HPR का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा और HPR विल बी इक्वल टू एंडिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू। तो हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर हम HPR फाइंड करें, एंडिंग वैल्यू ऑफ द शेयर इज 45 प्लस डिविडेंड्स दैट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स डिवाइडेड बाय 40। हमने 100 शेयर्स बाय किए थे, 100 शेयर्स ही सेल कर दिए, इसलिए हमें इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम आइदर एक शेयर के ऊपर रिटर्न फाइंड करें, आइदर 100 शेयर्स के ऊपर रिटर्न फाइंड करें, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो आंसर्स है वो परसेंटेजेस या टाइम्स की फॉर्म में है। अगर आपने 2 शेयर्स बाय किए हैं तो 2 शेयर्स की बेसिस पे रिटर्न, अगर 10 शेयर्स हैं तो 10 शेयर्स का रिटर्न, लेकिन रिटर्न सेम होगा ऑन ईच शेयर। तो HPR हमारे पास आ गए यहां पे 1.125, और जब हम इसका HPY फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला दैट इज इक्वल टू HPR माइनस 1.125 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.125, दैट इज 12.5%। तो इट मीन्स अगर हम 100 शेयर्स बाय करें एट 40 रुपीज और एक साल बाद 45 का सेल कर दें और उस पर हमें 10 रुपीज डिविडेंड भी मिले, तो हमें 12.5% रिटर्न मिलेगा ओवरऑल इन अ ईयर। तो ये सारी कैलकुलेशंस रिटर्न्स के बारे में थी, जिसमें हमने रिटर्न्स के साथ देखा कि अगर एक ड्यूरेशन एक सिंगल पीरियड का रिटर्न होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा, अगर उसके साथ डिविडेंड भी होगा तो फार्मूला क्या होगा, और बेसिक फार्मूला क्या होगा। इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ईयर्स के रिटर्न्स कंप्यूट करने हैं तो देन वो कैसे करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।